नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक ऐसा चौंकाने वाला सरकारी नियम जो 3-4 शर्तें रखता है जिला कलेक्टर बनने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन हो सकता है, इसके बारे में राज्य का अधिनियम 3-4 शर्तें रखता है। क्या क्या हैं वो शर्तें? पहली बात कि इस राज्य विशेष में जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, कोई भी कलेक्टर महिला नहीं हो सकती। दूसरा शर्त, कलेक्टर साहब अगर अपनी कलेक्टरी बचाए रखना चाहते हैं तो उन्हें शादीशुदा होना पड़ेगा। अगर उनका डाइवोर्स हो गया तो कलेक्टरी गई, उनकी पत्नी का खुदा न खास्ते देहावसान हो गया तो भी कलेक्टरी गई, और अगर पत्नी के साथ कोई विवाद है तो भी कलेक्टरी गई। तो यह दूसरी शर्त है उस अधिनियम की। और तीसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम इस अधिनियम में जो कलेक्टर साहब की बीवी हैं, जो वाइफ हैं, वह जिले की महिलाओं में सबसे काबिल, सबसे श्रेष्ठ और बाकी सब के सब लोग उनसे नीचे है। ये दिगर बात है कि कलेक्टर साहिबा की या कलेक्टर साहब की वाइफ की योग्यता क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। उनकी योग्यता सिर्फ यह है कि वह कलेक्टर साहब की वाइफ हैं, अतः वह जिले में जितनी भी सरकारी समितियां हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, उसके प्रेसिडेंट पद पर नियुक्त होने के लिए वही और वही सिर्फ काबिल हैं और सिर्फ उन्हीं और उन्हीं की नियुक्ति हो सकती। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस अनोखे अधिनियम के बारे में, जो राज्य सरकार के एक उच्च पदस्थ अधिकारी दावा करते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, यह परिपाटी तो सन 1950 से चली आ रही है, तो देखते रहिए हमारा आज का यह कानूनी एपिसोड फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से। मैंने आपको बता दिया कि कलेक्टर महिला नहीं हो सकती इस राज्य में। कलेक्टर होने की योग्यता है कि आप शादीशुदा हों, अगर आप डाइवोर्स होंगे तो भी सफ़ा, आपकी पत्नी का देहांत हो गया तो भी आपको कलेक्टरी छोड़नी पड़ेगी। और यह अधिनियम राज्य सरकार कह रही है 1950 से लागू है। तो जी हाँ, हम लिए चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से, जहाँ यह अजीबो गरीब राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रेगुलेशन एक बार चर्चा का विषय बना है। इसी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को, जो जिसके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके वकील ऐसी दलील देकर इस रेगुलेशन के बचाव करने का प्रयास कर रहे थे। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है। अगर पिछले दिनों व्यक्तिगत हलफनामा देने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार को चार्जशीट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया है, तो फिर एक और पुलिस का मसला हुआ है जहां कहा गया है कि रूटीन वे में थाने में आप जो रजिस्टर क्रिमिनल्स की मेंटेन करते हैं उस पर भी सख्त सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी और। आज तो आइए जानते हैं कलेक्टर साहब के इस अनोखे खेल का राज, इस अनोखी योग्यता का राज। तो जी हाँ जनाब, यह मामला है बुलंदशहर से जो सुप्रीम कोर्ट में आया महिला समिति के पदेन अध्यक्ष के विवाद के सवाल पर। अब यहाँ कहानी क्या है कि सरकार यह कह रही है, सरकार द्वारा यह अनुमोदित है कि जिले की जितनी भी सोसाइटीज होंगी, महिला समिति, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कमेटी, रेड क्रॉस इत्यादि इत्यादि, तो जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं उसकी अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर साहब की वाइफ हो सकती। और इसमें ना उनकी लीडरशिप स्किल देखी जाएगी, ना उनके समाज सेवा का अनुभव देखा जाएगा, ना उनकी शिक्षा देखी जाएगी, ना उनकी योग्यता देखी जाएगी।
देखी जाएगी तो क्या सिर्फ वैवाहिक स्थिति कि वो वर्तमान में जिले में पदेन कलेक्टर की वाइफ है। अब कोर्ट ने कहा कि इस अनोखे और इस लोकतंत्र के 70 साल बाद यह तो एट्रोसियस है, यह तो पूरे राज्य की जनता के साथ बहुत ही क्रूर मजाक है। उन्होंने कहा मैं और सख्त टिप्पणी करूं, इसके पहले आपको 2 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। इस संबंध में आपको क्या कहना है, पर्सनल तरह से लिखित एफिडेविट आप फाइल करें। राज्य सरकार के 2 मंत्रालयों को, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बना दिया और कहा इस बारे में आपको क्या कहना है, आप अपना हलफनामा दाखिल करके 2 सप्ताह के बीच में जवाब दें। अब कुछ पलट के सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा इसका मतलब आप यह कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब की वाइफ उस हालत में क्या होगा अगर जिले की कलेक्टर महिला हो? क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि इस अधिनियम के अनुसार, इस रेगुलेशन के अनुसार तो फिर तो जिले की कलेक्टर महिला हो ही नहीं सकती? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि अगर चलिए मान लेते हैं कि एक पुरुष ही जिले का कलेक्टर है और वह अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसका तलाक हो गया और तो और जनाब उसकी पत्नी का देहांत हो गया, तो क्या उसे कलेक्ट्री छोड़नी पड़ेगी? इन सारे सवालों का जवाब सरकार के अधिकारियों के पास नहीं था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा यह तो सरासर जिले की तमाम महिलाओं का अपमान है कि पूरे जिले में रजिस्टर्ड सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष के लिए कोई महिला ही योग्य नहीं है और आप जिसको अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं उसकी योग्यता सिर्फ यह है कि वह कलेक्टर की वाइफ है। आप ना उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, ना उसके सामाजिक सरोकार देख रहे हैं, ना उसकी नेतृत्व करने की क्षमता देख रहे हैं। तो यह तो हास्यास्पद है और यह क्रूर मजाक है। लोकतंत्र में कैसी तानाशाही चल रही? इसके जवाब में बुलंदशहर के एडीएम महोदय ने, एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने कहा कि हुजूर यह परिपाटी तो 1950 से चली आ रही है। अब कोर्ट और आग बबूला हो गया। उन्होंने, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया इस सुनवाई में और यह कहने की कोशिश की कि जनाब इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है और वह सॉलिड रीज़न है कि इन सारे जो रजिस्टर्ड ज़िले की सोसाइटी हैं, चाइल्ड एंड महिला डेवलपमेंट कमिटीज़, महिला समिति, रेड क्रॉस, ये सब के सब नुज़ूल की संपत्ति पे काबिज हैं। इन सब को सरकारी लैंड पे कार्यालय बना के चलाने की अनुमति दी गई है। इन सब के पास बहुत महंगे सरकारी लैंड हैं और उस पर निजी लोगों द्वारा कब्जा ना हो जाए, इसके लिए ऐसी परिपाटी 1950 से बनाई गई है और शुरू से कलेक्टर की वाइफ ही इसकी अध्यक्ष होती आई हैं। लेकिन यह तर्क सुप्रीम कोर्ट के गले नहीं उतरा और जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन ने कहा कि यह तर्क आप किसी और को समझाइएगा, आप एफिडेविट लेकर के आइए इस सवाल पर कि इस तरह के रेगुलेशन को राज्य सरकार आंख मूंद करके कैसे अपना अनुमोदन दे रही है और इसके बारे में हम बहुत गंभीर हैं और हम सख्त टिप्पणी कर सकते हैं। यह राज्य की पूरी महिलाओं का अपमान है, महिला शक्ति का अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है, देश की नारी शक्ति का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी पूछा जब कि भैया अगर कलेक्टर महिला है तब क्या होगा, तो कहा ये पूरा के पूरा पावर कलेक्टर साहब के पास है कि वो राज्य की या ज़िले की जो भी महिला है उसको चाहें तो वो अध्यक्ष बना दे। मतलब कुल मिलाकर योग्यता, लीडरशिप क्वालिटी, सामाजिक सरोकार, इसका कोई इस पद पे नियुक्ति हेतु मानदंड नहीं है। कलेक्टर साहब की बीवी या कलेक्टर साहब का तानाशाही रवैया या उनकी सोच जिले के सरकारी रजिस्टर्ड समितियों पर चलेगी। इस बारे में जब जिले के डायरेक्टर चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के
डायरेक्टर साहब से बात किया गया तो यह कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि यह इकलौता मामला बुलंदशहर का हो सकता है, लेकिन हाँ, स्थिति यह है कि पूरे राज्य में महिला समिति या जो जिला सरकारी समितियां हैं जो इस तरह की नुज़ूल की ज़मीन से फंक्शन कर रही हैं, उसका अध्यक्ष कैसे अपॉइंट हो, इसकी कोई प्रावधान, कानूनी नोट हमारे पास या कोई कानून या कोई रेगुलेशन नहीं है। यह उन्होंने स्वीकार किया और ऐसी हालत में राज्य सरकार ने जो पुरानी परिपाटी 1950 से चली आ रही है, जो शर्मनाक है, जो क्रूर है, जो नारी शक्ति का अपमान करती है, वह सुओ मोटो अप्रूव हो गई। भला हो बुलंदशहर के उन पिटिशनर का जिन्होंने महिला समिति के अध्यक्ष पद के सवाल को, लड़ाई को यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आए हैं और चैलेंज किया है, और यहाँ पर आकर यह चीज़, यह परिपाटी 1950 से जो चली आ रही है वह स्पष्ट हुई है। लगता है आने वाले दिनों में जब यह सुनवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार इस क्रूर, इस शर्मनाक, नारी शक्ति को अपमानित करने वाले रेगुलेशन को बदलेगी और लोकतंत्र में नारियों का सम्मान करते हुए एक ऐसा रेगुलेशन जिसमें योग्यता, सामाजिक सरोकार, लीडरशिप स्किल्स के आधार पर न सिर्फ कलेक्टर साहब की नियुक्ति हुआ करेगी, न कि लैंगिक आधार पर, सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर, और उसी तरह से जिले की रजिस्टर्ड सहकारी संपत्तियों के अध्यक्ष पद पर भी किसी योग्य महिला या पुरुष की नियुक्ति होगी। तब तक आप देखते रहिए फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी जागरूकता का यह अभिमान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। अगले एपिसोड में मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।